हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और हम अ, उनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में जनरली हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी क्या कहते हैं केमिकल हुआ, दो केमिकल की सेपरेशन से हुआ या किसी केमिकल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करना हुआ, तो हम लोग प्रैक्टिकली कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं, कुछ कैसे हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी से कैसे दो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। इन चीज़ों की स्टडी को हम लोग प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि केमिकल एनालिसिस, क्योंकि प्रैक्टिकल जो भी करते हैं हम लोग उसमें हम मोस्टली हम एनालिसिस करते हैं। कोई भी केमिस्ट्री, कोई किसी भी प्रैक्टिकल की बात की जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल्स हो, सभी में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी चीज को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो जनरली दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती क्या चीज है, तो इसके बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी से रिलेटेड, किसी भी मटेरियल की क्वालिटी या किसी भी सिस्टम की क्वालिटी क्या है उसको हम लोग वहां पर एनालाइज करते हैं। जैसे उस सिस्टम में कौन से सबस्टेंस प्रेजेंट है, वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबस्टेंस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। वहीं पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि उस सबस्टेंस की कितनी मात्रा है, उस एलिमेंट की कितनी मात्रा, उस चीज में कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड से एक्सप्लेन करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो केमिकल एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम और मॉलिक्यूल और केमिकल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जो टारगेटेड मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है उसके क्वांटिटी को पता करना, या उसमें उस सबस्टेंस में कौन सा मॉलिक्यूल किस अमाउंट में प्रेजेंट है उसके बारे में पता करना, ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है इट एस्टेब्लिशेस द केमिकल एंटिटी ऑफ द स्पीसीज इन द सैंपल। मतलब केमिकल एंटिटी मतलब कौन सी केमिकल एंटिटी उसमें प्रेजेंट है, और इट तो और हम उसमें जैसे कि एलिमेंट हो भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है कि किसी मिक्सचर में आपका कोई मॉलिक्यूल है उसमें कितने कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उस मॉलिक्यूल के बारे में कंपाउंड, अगर दो कंपाउंड का मिक्सचर है तो हम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस से डिटरमाइन करने का कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड। वहीं पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम रिलेटिव अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, जो भी स्पीसीज या एनालाइट है या सोल्यूशन है, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स, न्यूमेरिकल टर्म में इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम मोस्टली यहाँ पर अमाउंट की बात करते हैं, कौन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, जबकि क्वालिटेटिव में हम उनके आइडेंटिफिकेशन, जो भी सैंपल हुआ या स्पीसीज हुआ या कोई सिस्टम हुआ उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं क्वालिटेटिव में, जबकि क्वांटिटेटिव में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं, पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब हम बात कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कितने तरह के होते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि देयर आर मेनी वेज, जैसे कि कलर, चेंज इन कलर जो होता है, जो कि हम फ्लेम टेक्स्ट के मैसेज से डिस्कस करते हैं। वहीं पे हमारा डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दो मिक्सचर को हम अलग करते हैं,
दो मिक्सचर को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं वो डिस्टिलेशन मेथड से कर सकते हैं। वहीं पे क्या कहते हैं कि दो स्पीसीज का अगर कोई मिक्सचर है, मिक्सचर कंपाउंड है, तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन मेथड से कैसे अलग कर सकते हैं। वहीं पे प्रेसिपिटेशन है एक मेथड, जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर टारगेटेड एलिमेंट को हम लोगों को फाइंड आउट करना है कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम प्रेसिपिटेशन मेथड से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं या उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं पे क्रोमेटोग्राफिक मेथड होती है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं मोबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज के बेसिस पे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। वहीं पे एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी होती है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर गिवन सैंपल में या सोल्यूट में। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से जैसे पहला हमने बताया था फ्लेम टेस्ट मेथड, जो कि कलर डिपेंडेंस मेथड होता है। इसमें करते क्या है, जैसे क्या होता है कि जब भी हम कलर टेस्ट करते हैं फ्लेम टेस्ट की मेथड से कलर आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें हम जानते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो डिफरेंट डिफरेंट अगर वो बर्न करता है तो डिफरेंट कलर का कंपाउंड देता है। तो जनरली यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, कि हम फ्लेम के जरिए फ्लेम में किसी भी अमाउंट को किसी भी कंपाउंड को अगर बर्न करें तो क्या उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है। तो हाँ, निकल के आता है। जैसे कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम को अगर आप बर्न करें फ्लेम में अगर हम उसको एल्यूमिनियम को डालें तो हमें सिल्वर व्हाइट कलर का सिल्वर व्हाइट कलर की लाइट दिखती है। तो ये सिल्वर व्हाइट कलर की लाइट एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी एल्यूमिनियम बर्न होगा वो सिल्वर व्हाइट कलर का लाइट दिखेगा। वहीं पे आर्सेनिक अगर बर्न करते हैं हम लोग फ्लेम में, तो हमें ब्लू कलर की लाइट दिखती है। वहीं पे अगर बोरान को लिया जाए तो बोरान ब्राइट ग्रीन कलर लाइट में दिखता है। वहीं पे सोडियम आपका येलो कलर लाइट दिखता है। जैसे आप सोडियम लैंप में देखा होगा आपने, वहां पे येलो कलर का लाइट आता है, वो दिखता है। वहीं पर कैल्शियम जो है, कैल्शियम आपका ब्रिक रेड कलर में लाइट दिखती है उसकी, जब भी कैल्शियम बर्न करेंगे। वहीं पे बेरियम बर्न करेंगे तो एप्पल ग्रीन कलर का लाइट दिखता है। बेरियम का कोई भी कंपाउंड लें, उसको आप बर्न करें इन द फ्लेम, तो आपको एप्पल ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी। तो जैसे बेरियम क्या है, जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंट लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर बेरियम को टेस्ट करना होता है तो जनरली हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट में हमें अगर वो ग्रीन कलर दिख रहा है तो हम उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि वह आपका एप्पल ग्रीन कलर है, तो वह आपका बेरियम होगा। अगर वहीं पर ब्राइट ग्रीन कलर है तो आपका बोरान होगा। वहीं पर अगर ब्रिक रेड कलर आ रहा है तो वो कैल्शियम होगा। अगर कॉपर की बात करें तो ब्लूइश ग्रीन कलर का जलता है। कॉपर जब भी आप बर्न करेंगे तो आपका ब्लूइश ग्रीन कलर का अगर जल रहा है तो कॉपर होता है। तो अब वहीं पे मरकरी जो है आपका रेड कलर उसका शो करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, और यही कलर हमें बताता है कि कौन सा क्या कलर के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होगा। अगर हमें वे कंपाउंड पता चल गया कि वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा, तो उसकी केमिस्ट्री के हिसाब से हम उसको फिर अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, या उसके हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्लान बना सकते हैं कि कैसे हम लोग उस केमिकल को उस मिक्सचर से अलग करेंगे। तो अब यहाँ पे तो हमने देखा कि कलर के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट या कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कलर नहीं शो करते फ्लेम के साथ। तो जैसे कि गोल्ड हुआ, वही सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ, तो ये जो है आपका कलर नहीं शो करते हैं, ये कहीं भी कलर शो ही नहीं करते। तो इसलिए अब हम जो बात करेंगे, ये तो हुआ पहला मेथड, जिसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का फ्लेम में बर्न करने के बाद उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं। उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा ये कंपाउंड एग्जिस्ट, ये कंपाउंड इस मिक्सचर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस ऐसा मेथड है जिसमें हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये एक मिक्सचर है, एक बाउल फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें हमने एक सोल्यूशन ले लिया,
ये एक मिक्सचर है, एक मान लो कि इसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब हम हीट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये यहाँ से इवापोरेट होता है। क्यों इवापोरेट होता है? क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है उसका एक बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट का जब बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें सोल्यूट अगर मिक्स है तो सॉल्वेंट जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आपका वो इवापोरेट होना चालू होगा, तो वो आपका वेपर यहाँ पर जनरेट होगा। और ये वेपर ऊपर जाता है जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर हमारा जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जनरली हमारा क्या हो कि यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे आपका कूल डाउन होता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर आपका यहाँ पे बराबरी वेपर फॉर्म में सब है। तो जब वेपर आपका प्रोसेस इस ट्यूब के जरिए आपका एक कंडेंसर ट्यूब में आता है, जहां पर आपका एक कंडेंसर लगा हुआ है जिसमें कोल्ड वाटर को फ्लो कराते हैं। ये इनलेट है और यहाँ पर आउटलेट है। तो जब फ्लो कराते हैं तो ये आप हीटेड जो वेपर वेपर जो इन हॉट कंडीशन में है, वह जैसे ही आपका कंडेंसर में आता है तो यहाँ पर उसका कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। तो ये मेथड होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ये थर्मामीटर इसलिए लगाया जाता है कि हम ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकते, टेम्परेचर को मेजर कर सकें। क्योंकि जैसे बॉइलिंग वाटर की, अगर वाटर लिया है तो वाटर क्या है, वाटर 100 डिग्री को बॉयल करता है। तो आप जब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये वाटर जो है जो वेपर जो है 100 डिग्री उसका सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर। अब जब 100 डिग्री है तो यहाँ पे कोल्ड वाटर फ्लो कर रहे हैं, इस वजह से कोल्ड वाटर जब अपना नाउ इस रीजन में, कंडेंसर रीजन में आपका कोल्ड होने लगेगा वाटर, और फिर वो अपना वापस वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन लीड टू सेपरेशन ऑफ लिक्विड, और वाटर के केस में हम डिस्टिलेशन ऑफ वाटर करते हैं। जनरली डिस्टिलेशन प्रोसेस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, पहला है इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इन दोनों के बेसिस पे हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस हमने देखा फ्लेम टेस्ट, दूसरा है डिस्टिलेशन जिसमें हम सोल्यूशन से हम लोग कैसे वाटर कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं या डिस्टिल कर सकते हैं वाटर को, प्योर वाटर बना सकते हैं। अगर मिक्स वाटर है या कोई इम्प्योर वाटर है तो उससे हम लोग कैसे वाटर हम लोग क्या कहते हैं डिस्टिल वाटर हम लोग को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन मेथड से कर सकते हैं। फ्लेम मेथड से हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन सा स्पीशीज प्रेजेंट है। डिस्टिलेशन मेथड में हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं दो चीजों का, चाहे वह दो सॉल्वेंट का ही मिक्सचर क्यों ना हो। दो सॉल्वेंट है तो दोनों सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। तो जब दो सॉल्वेंट का मिक्सचर को अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो एक का मान लो 100 है, एक का मान लो 150 है, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 के आसपास पहुंचेगा एक अपना इवापोरेट होना चालू होगा। जब इवापोरेट अपना होना चालू होगा वो, तो आपका यहाँ पे उसकी टेम्परेचर कम होता जाए, उसका जो इवापोरेट होगा उसका यहाँ पर सोल्यूशन में अमाउंट कम होती जाएगी और वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। और जैसे ही आपका ये आप कंडेंसर में वो एयर वेपर आएगा, वो वेपर आपको कंडेंस होकर के आपका फिर से हमें सेपरेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जब तक जब तक ये यहाँ पर कोई भी आपका सॉल्वेंट बचा हुआ है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर लेट से 100 है और दूसरे का 150 है, तो जब तक कि आपका बॉइलिंग इसका पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है जिस सॉल्यूशन का, जिस लिक्विड का, वह जब कंप्लीट इवापोरेशन हो जाएगा उसका, तो फिर हम देखेंगे कि अब हम उसको डिस्टिल कर लेते हैं। तो हमारा जो बच जाता है 150 पे, तो तब तक जब तक इसका टेम्परेचर, जब तक इस फोनिकल फ्लास्क में जो वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक है, तब तक हम कहेंगे कि आपका डिस्टिलेशन अभी कंटिन्यू है। जैसे ही 100 डिग्री से टेम्परेचर आपका इंक्रीज करना चालू करेगा अगन, तो हम कहेंगे कि नहीं, अब ये डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गया है, दूसरा में केवल अब प्योर सैंपल बचा, प्योर आपका दूसरा सॉल्वेंट बचा हुआ। तो इस तरह हम लोग दो डिफरेंट सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म ले लिया और वाटर मिक्सचर, तो क्लोरोफॉर्म 60 डिग्री होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, वाटर का आपका 100 होता है। तो जब भी हीटिंग चालू करेंगे, जैसे ही 60 टेम्परेचर पहुंचेगा आपका इवापोरेशन स्टार्ट होगा, तब तक जब तक कि यहाँ पे इवापोरेशन डिसअपियर न कर जाए इस सोल्यूशन से।
क्लोरोफॉर्म आपका डिसअपियर न कर जाए इस सोल्यूशन से। यहाँ पे तब क्या बचेगा, वाटर केवल बचेगा। तो 60 डिग्री पे आपका इवापोरेशन हो गया। और अब हम ये देख सकते हैं कि इसका क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लिए क्लोरोफॉर्म को। तो सिमिलरली आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन हो, चाहे वो सोल्यूट सॉल्वेंट कंपोजिशन हो या दो लिक्विड का कंपोजिशन, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है? एक्सट्रैक्शन मेथड भी एक सेपरेशन मेथड है। जैसे कि दो, वहां हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस में देखा कि दो लिक्विड को भी सेपरेट कर सकते हैं, जो मिसेबल लिक्विड है उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज अगर प्रेजेंट हो, सॉल्यूट स्पीसीज प्रेजेंट हो, जो कि एक में सॉल्युबल हो, एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, दूसरे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया, जैसे NaCl है। NaCl एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि हमारा जो क्या कहते हैं कि दो एक 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 सॉल्वेंट जिसमें आपका NaCl इन वाटर है, और दूसरा है आपका एक हमने ऐड किया है जो कि एक इनसॉल्युबल मीडियम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनसॉल्युबल मीडियम में भी NaCl आपका एग्जिस्ट करता है। तो हमें इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मेथड है कि हम इसको दो इनमिसिबल लिक्विड को मिक्स करेंगे और उनको शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि इनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा क्या कहते हैं आयंस का। तो उस ट्रांसफर होने का आयंस का ट्रांसफर होने की वजह से एक सॉल्वेंट में आपका वाटर रह जाएगा, दूसरे सॉल्वेंट में आपका NaCl रहेगा, क्योंकि Na और Cl जो है वो आपका अपर लेयर में जो कि हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर, उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो इस मेथड से हम लोग इसको सेपरेशन कर सकते हैं। इसको और क्लियरली कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जैसे NaCl और कोलेस्ट्रॉल है, दो कंपाउंड है, एक NaCl है दूसरा कोलेस्ट्रॉल है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। NaCl क्या होता है? NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन इनका दोनों का मिक्सचर है। तो क्या हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? तो हाँ, एक्सट्रैक्शन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि NaCl जो है और कोलेस्ट्रॉल जो मिक्सचर है, तो यहाँ पे NaCl क्या होता है, आयनिक होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, स्टेरॉयड लिपिड है। NaCl आपका वाटर सॉल्युबल होता है, स्टेरॉयड आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ये अदर ऑर्गेनिक लिक्विड में सॉल्युबल होता है। जैसे ईथर हुआ, ईथर में सॉल्युबल होता है। तब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के मिक्सचर को एक बीकर में लेंगे। अब बीकर में हम क्या करेंगे, वाटर डाल दिया, फिर हमने और ईथर भी डाल दिया, क्योंकि ईथर में आपका कोलेस्ट्रॉल तो उसको अच्छा से मिक्स कर लिया। अब क्या करें, सेपरेटिंग फनल में डाल करके अब हमने क्या किया, इमिसिबल सॉल्वेंट वाटर भी डाल दिया। तो हमें मिक्सचर है और वाटर भी है, तो दोनों को वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईथर वाला लेयर है और वाटर वाला लेयर आ गया। तो अब क्या करें, जब शेक करने के बाद हमारा एक्वस लेयर बना, एक में आपका ईथर है, इसमें वाटर लेयर है, ये ईथर लेयर। तो ईथर लेयर में आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, वाटर लेयर में आपका NaCl आ जाएगा। तो इन दोनों की वजह से आपका क्या होगा कि दोनों लेयर सेपरेट हो गए। अब कौन सा लेयर नीचे होगा कौन सा ऊपर होगा, वो डिपेंड करता है आपका क्या डेंसिटी है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे होगा। और हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने के बाद इसको हम लोग ऑलरेडी निकाल लेते हैं, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो। इस डायरेक्शन से अगर लेंगे तो, और फिर दोनों को इवापोरेट कर देंगे सॉल्वेंट्स को, तो हम क्लियरली देखेंगे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल। और जब इन दोनों को वे करेंगे तो जो हमारा इनिशियल कंडीशन था, वेट था मिक्सचर का, वही मिक्सचर हमें मिलेगा। टोटल वेट आपका ये दिखाएगा, जो एक्सट्रैक्शन मेथड से हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो इसमें क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि हमारा मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड, मिक्सचर है कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो आयनिक होता है सोडियम क्लोराइड, ये वाटर सॉल्युबल होता है। वहीं पे कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड है, जो कि एक लिपिड फॉर्म होता है, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब इन दोनों का मिक्सचर जो है हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। तो क्या होता है, जानते हैं कि जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका ईथर सॉल्युबल है, तो आप मिक्सचर ले लिया, अब उसमें एक वाटर ऐड किया और ईथर ऐड कर दिया। वाटर और ईथर दोनों सॉल्वेंट ऐड कर दिए थे, मिक्सचर बना लिए। तो टोटल ईथर में मिक्सचर दोनों का है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर जो और शेक करते हैं, तो वाटर में क्या हो जाता है, NaCl मिक्स हो जाता है,
और इथर सॉल्वेंट जो इथर है, इथर में आपका आपका कोलेस्ट्रॉल से जो लिक्विड कोलेस्ट्रॉल है वो आ जाता है, क्योंकि वो आपका इथर में सॉल्युबल है। अब क्या है कि इसको हम रिंज कर क्योंकि डेंसिटी आपका वाटर का ज्यादा होता है इथर से, इस वजह से वाटर नीचे आएगा और इथर ऊपर रहेगा सोल्यूशन। अब हम वाटर को रिंज कर देते हैं, रिंज करके निकाल लेंगे तो हमारा NaCl अलग हो जाएगा। अब जब अलग हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि फिर अब इसको ईथर को भी हम लोग अलग सेपरेटिंग फनल एक फ्लास्क में ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, फिर बाई इवापोरेशन मेथड हीट करके हम सॉल्वेंट को इवापोरेट कर देंगे और हमारे पास सैंपल बच जाएगा जो हमें सेपरेट करना था। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बचेगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। तो यही मेथड है एक्सट्रैक्शन में किसी के लिए भी। अगर तीन कंपाउंड है तो तीन कंपाउंड के लिए हम लोग को थ्री कंपाउंड है तो थ्री कंपाउंड के लिए भी हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसी तरह चार कंपाउंड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां पर सिलेक्शन करना होगा कौन से सॉल्वेंट में कौन सा कंपाउंड डिसॉल्व होगा, या कुछ केमिकल रिएक्शन भी कराने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड एक इजी मेथड है जो कि सेपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड क्या है? प्रेसिपिटेशन मेथड का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म करना। अगर कोई लिक्विड है हमारे पास जो कि एक एक लिक्विड है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन मेथड से क्या कहते हैं इस सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट है उसको डिटेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा एक केस है लेड ऑक्साइड प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट क्या है? लेड होता है आपका सेकेंड। कैसे बनता है ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट? तो हम लेड नाइट्रेट लेते हैं जो कि आपका एक सोल्यूशन होता है, उसको बीकर में ले लिए और फाइनली उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दिए। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ? Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस, तो PbI2 बन जाता है और KNO3 क्या होता है? एक आपका सॉल्ट बन जाता है। तो अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि PbI2 जो है, PbI2 आपका क्या है? यही ये आपका जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि PbI2 जो है आपका ये आपका PbNO3 ट्वाइस जो है आपका सोल्यूशन है, इसमें हम KI डाल रहे हैं जो कि आपका कलरलेस लिक्विड है दोनों। अब जब हम जैसे ही हमने डाला यहाँ पे एक धीरे धीरे आपका कलर जैसे जैसे हम लोग डालेंगे कलर बनता जाएगा, कलर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता जाएगा। और इस प्रेसिपिटेशन मेथड से हम लोग इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको हम वाटर से रिंज करने के बाद हम क्लियरली हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। हम और फिर इसको वे कर सकते हैं और फिर जब वे कर लेंगे तो हमें पता है कि Pb और I2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें पोटेशियम कितना प्रेजेंट है या आयोडीन कितना प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूशन में। तो हम पोटेशियम की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं या आयोडीन की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, अगर दूसरी क्वांटिटी तो उस पे उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा पोटेशियम होगा कितना आयोडीन होगा। और कितना आपका पोटेशियम पोटेशियम कितना हो सकता है या आयोडीन कितना हो सकता है, ये पूरा ऑल द एस्टिमेशंस कैन बी पॉसिबल अगर हम प्रेसिपिटेशन मेथड से कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन मेथड का मतलब है कि इनसॉल्युबल मास क्रिएट करना है सोल्यूशन में, और जब जब कंप्लीट इनसॉल्युबल मास क्रिएट हो जाता है तो उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड भी है और क्वालिटेटिव मेथड भी है। तो जैसे हमने आयोडीन मिलाया तो Pb है, PbNO3 है, तो ये Ki जो है आपका PbNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा जो अगर अननोन सोल्यूशन दिया हुआ है Ki है और हमें बोल दिया गया कि इसमें Pb होगा कि Mn होगा, तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि Pb जो है I के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हम यहाँ पर PbI2 बनेगा और वो PbI2 येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो हम इस तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्या है कि इसको कंप्लीटली कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होने के लिए एक्सेस अमाउंट में Ki डाल दिए, तो अब हमें क्या मिल गया? एक PbI2 मिल गया, और जिसको हम लोग फिल्टर करके और फिर इसको रिंच करके और फिर इसको ड्राई कर लेंगे तो फिर हमें क्लियरली हमारे पास PbI2 प्रेसिपिटेट मिल जाएगा केवल, और उसको हम वे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना अमाउंट हमारा क्या कंपाउंड है, या PbNO3 कितना था या Ki कितना था या PbI2 में Pb की क्वांटिटी कितनी होगी। ये हर सभी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन
कितना हम KI डाल रहे हैं। अगर हम KI एक्सेस क्वांटिटी में नहीं डालेंगे PbNO3 में, तो हमारा कंप्लीट कन्वर्जन अब Pb इंटू PbI2 नहीं होगा, जो कि प्रेसिपिटेट है। इस तो हमारा आंसर जो हम एस्टिमेट करेंगे वो गलत भी हो सकता है। इसलिए हमें KI और इनका इक्विवेलेंट इतना रखना है कि ये कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाए PbNO3 का, PbNO3 से PbI2 में फॉर्मेशन में। तो ये मेथड है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन के बाद आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या होता है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो होता है वो है आपका एक मेथड है जिसमें दो सैंपल, जिनको हम लोग दो कंपाउंड का मिक्सचर है, तो दोनों कंपाउंड जो क्या है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में डालते हैं। और जब क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में डालते हैं तो एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज क्या कर और मोबाइल फेज की वजह से आपका सॉल्वेंट जो है जो भी सोल्यूट उसमें डिजॉल्व है, वो उन सोल्यूट का क्या होता है, वो जो है आपका स्ट्रेस मोबाइल फेज की वजह से उनका माइग्रेशन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो दो सैंपल है वो सेपरेशन होने लगता है सैंपल का, क्योंकि उनकी मोबिलिटी जो है जो स्टेशनरी फेज है उसमें डिफरेंट कंपाउंड की डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम जैसे दो आदमी है, दो पर्सन है, दो पर्सन रन कर रहे थे, किसी की स्पीड ज्यादा होगी किसी की स्पीड कम होगी, तो ये मोबिलिटी कहलाती है। सेम फिनोमेना यहाँ पर होता है, लेकिन ये ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ये मोबिलिटी जो है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सेपरेशन के लिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है मोबिलिटी मतलब एक उनकी कांस्टेंट मोबिलिटी की वजह से एक की स्पीड, एक की मोबिलिटी ज्यादा है एक की मोबिलिटी कम है, तो उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होने लगता है। और फाइनली हम क्या करते हैं कि इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व हो जाता है तो हम पहले एक लिक्विड को लेयर को क्लीन करेंगे और एक हम दूसरे लिक्विड के लेयर को को कलेक्ट कर लेंगे, और फाइनली ये दोनों लेयर सेपरेट हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो मोबिलिटी होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, इसलिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कौन से कंपाउंड की कितनी मोबिलिटी है, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग टेस्ट रन करते हैं। टेस्ट रन में सबसे पहले देखते हैं स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी लेकर के कि किसके बीच में कितना सेपरेशन होना चाहिए, मतलब कितना मोबिलिटी किसकी है, उसके बेसिस पे हम अपना प्रैक्टिकल डिजाइन करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें कितना टाइम तक रन करना चाहिए जिससे कि हमारा जो अमाउंट है वो हमें इजीली हम सेपरेट कर सकें, जो 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 एलिमेंट है उनको सेपरेट कर सकें या कंपाउंड सेपरेट कर सकें। तो दैट डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और देन डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी ऑफ द मटेरियल क्रोमेटोग्राफी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। और जब हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो हम ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट मटेरियल हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड बोलते हैं। जनरली ये सेपरेशन का तरीका है। तो नेक्स्ट आता है आपका जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज की जाती है उसमें आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका होता है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ड्यू टू लाइट मैटर इंटरेक्शन। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ड्यू टू लाइट मैटर इंटरेक्शन। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट स्पेक्ट्रम होता है, और उस स्पेक्ट्रम को हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइट मैटर इंटरेक्शन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वह सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सैंपल क्या कर सकता है, या तो स्पेक्ट्रम जनरेट कर सकता है या हम उसका एब्जॉर्प्शन, जो भी लाइट हम सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन मेजर कर करके उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड है। पहला है एब्जॉर्प्शन मेथड, जिसमें हम लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो हॉट हो गया। अब उसके बाद जो भी लाइट बच गई एब्जॉर्प्शन, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ उसको हम लोग मेजर करके फिर हम उसके बारे में प्रॉपर्टी मेजर करते हैं। और वो जो भी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस मटेरियल के लिए। वहीं पे इमिशन क्या है? इमिशन जो है, जहां पे अगर हॉट मटेरियल है, जैसे इसी को ही ले, एक बार इंटरेक्शन हो गया तो ये मॉलिक्यूल हॉट हो गया था। अब इस हॉट मॉलिक्यूल की वजह से आपका यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका इमिशन होता है। हॉट मॉलिक्यूल अब ग्राउंड स्टेट में भी आएगा, क्योंकि कोई चीज एक्साइट होती है तो वो ग्राउंड स्टेट में भी आती है, तो उसका रिलैक्सेशन भी होता है, उसकी वजह से ये रिलैक्स होगा तो वहां पे रेडिएशन भी इमिट कर सकता है। जब रेडिएशन इमिट कर सकता है तो ये क्या करेगा कि
अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब रेडिएशन इमिट हो रहा है तो ये रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन भी कैरेक्टरिस्टिक होता है एटम का, जो कि एटम हम लोग लिए हैं स्टडी के लिए, या मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिए हैं स्टडी के लिए, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों के मेथड से हम इसको मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, और वो आपका सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वह आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें इंटेंसिटी डिक्रीज करती है और वो कैरेक्टरिस्टिक होती है मटेरियल की। वहीं पे इमिशन अगर होना, मतलब कि जो एक्साइटेड एटम है वो आपका इमिट कर सकता है रेडिएशन टू कम टू ग्राउंड स्टेट, तो उसके वजह से भी हम लोग को जो भी स्पेक्ट्रम जनरेट होती है उस स्पेक्ट्रम को अगर स्टडी करते हैं तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक अबाउट एटम के बारे में या मॉलिक्यूल या स्पीसीज के बारे में बताता है, और यही होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड टू डिटरमाइन। और ये आपका जनरली यूज करते हैं जैसे कि कलरोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें कलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं और हम बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, और यहाँ तक कि कंसंट्रेशन क्या हो सकती है किसी भी कंपाउंड की इन द सोल्यूशन, इन सब तो इस तरह से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्शन भी कर सकते हैं। नाउ अब हम आएंगे केमिकल एनालिसिस, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड। जनरली क्वांटिटेटिव मेथड क्या है? केमिकल एनालिसिस मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है उस स्पीसीज की पर्टिकुलर गिवन सिस्टम में या कंपोजिशन में, उसके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? कि पहला है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट बाय टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गिवन स्पीसीज प्रेजेंट। वहीं पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड, जैसा कि मैंने अपने पीबीआई2 के केस में बात किया, जो कि प्रेसिपिटेशन मेथड के जरिए हम वहां पर क्वालिटेटिवली फाइंड आउट कर सकते थे। अभी वही चीज हम यहाँ पर ग्रेविमेट्रिकली कर सकते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये दो मेथड है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है और क्यों की जाती है, इसके बारे में हमें एग्जैक्टली समझना है। तो अब हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड से हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हम स्पेक्ट्रम सैंपल लिया, उसको डिसॉल्व किया सोल्यूशन में, और फिर उसको हम क्या किए, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में डाले, फिर वहां से हमें स्पेक्ट्रम मिला, और उस स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि हमारा वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है या उसका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। जैसे मास बार स्पेक्ट्रोमीटर हुआ, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर हुआ, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर हुआ, ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों कर दे सकते हैं। तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि केमिकल मेथड क्या है। केमिकल मेथड में जनरली हम ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, टाइट्रेशन मेथड हुआ, ग्राविमेट्रिक मेथड हुआ, या कंबशन एनालिसिस मेथड हुआ, तीनों यूज कर सकते हैं। कंबशन एनालिसिस मेथड मतलब कि फ्लेम टेस्ट, जनरली हम यूज करते हैं फ्लेम टेस्ट, या अदर मेथड ऑफ लाइक आपका जैसे नाइट्रोजन एस्टिमेशन करना, या आपका ऑक्सीजन का एस्टिमेशन करना, या हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना, जो जनरली हम लोग कंबशन मेथड से करते हैं। वही फिजिकल मेथड क्या होता है? जैसे एक्सरे, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हम लोग इमिशन देखते हैं। वहीं पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे मास बाय चार्ज रेशियो के बेसिस पे हम लोग वो कौन सी स्पीसीज हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में जनरली हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। केमिकल मेथड में हम लोग केमिकल रिएक्शन या डिफरेंट रिएक्शन, केमिकल मेथड्स में हम लोग रिएक्शंस को यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को जैसे कि हमने बताया रिडॉक्स रिएक्शंस हुए, प्रेसिपिटेशन हुआ, या न्यूट्रलाइजेशन मेथड्स हुए। तो नाउ अब हम क्या बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड वो मेथड है जिसमें हम किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मेजर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करते हैं। मतलब कि कोई भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड का हम क्या करेंगे, सोल्यूशन है हमारे पास, तो हम एक
क्या करेंगे, हम उसको वॉल्यूम के टर्म में मेजर करेंगे, फाइनली हम डिटरमाइन करते हैं कि वो अमाउंट कितनी प्रेजेंट है उस वॉल्यूम में। अब वो करते कैसे हैं, इसको हम लोग टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड को। वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या है कि टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन कैसे करते हैं, एक सोल्यूट को हमें फाइंड आउट करने के लिए दूसरे नोन सोल्यूट को मतलब नोन नोन सॉल्वेंट लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सोल्यूट कितना उसकी इंफॉर्मेशन से हम सोल्यूट की इंफॉर्मेशन जो हमारा, जिसको हमें स्टडी करना है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करना है, उसका इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या है, ये एक कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में एक हमने यहाँ पर व्हाइट प्लेट डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है इसके बारे में मैं बताऊँ। वहीं पर ये आपका एक ब्यूरेट है और फिर यहाँ पे स्टैंड है। अब हम देख सकते हैं कि ब्यूरेट में हम एक सोल्यूशन क्या कहते हैं फिल इन कर दिया, और वहीं पे कोनिकल फ्लास्क में हम पीपेट के जरिए एक सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन डालेंगे जो कि हमारा अननोन सोल्यूशन है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो अब क्या होगा कि इस सोल्यूशन की वजह से ये सोल्यूशन जो है रिएक्ट करेगा। जब इनके बीच रिएक्शन हो पॉसिबल है तभी ये कर सकते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा तो एक यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी, और जब कंडीशन कंप्लीटली एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज हो जाएगी तो आप क्लियरली यहाँ पर कलर चेंज देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया हुआ है। अगर इंडिकेटर ऐसा यूज किया है जो कलर चेंज करता है तो हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए क्लियरली ऑब्जर्व व्हाइट बैकग्राउंड में कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग व्हाइट टाइल्स लगाते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे जो भी कलर चेंज हो रहा है उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। और हमें सबसे पहले चीज जो ध्यान रखनी होती है इसमें कि वॉल्यूम जो है हम हमेशा मार्किंग करते हैं कि मेनिस्कस फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, और वो हमारा इनिशियल कंडीशन होता है। मान लो कि आपका दिस मच वॉल्यूम ऑक्युपाई हो गया, तो फिर फाइनल हमारा कंडीशन क्या हो गया, तो इससे हमें वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और हमें ये क्योंकि हम ये हमारा एक नोन सिस्टम होता है, इस वजह से इसके बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है। जबकि यहाँ पर हमें एक फिक्स अमाउंट लिए हुए तो यहाँ पे वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, लेकिन हमें इसके और प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता कि अब सोल्यूशन कितना कंसंट्रेशन का है या कितना इसके अंदर स्ट्रेंथ है सोल्यूशन में उस सोल्यूट की। उसकी इंफॉर्मेशन हम जो ब्यूरेट में इंफॉर्मेशन है ब्यूरेट के इंफॉर्मेशन से हमें मिल जाती है। हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जैसे हमें इसका इंफॉर्मेशन पता है लेकिन ब्यूरेट का नहीं पता है, ब्यूरेट में जो भी सोल्यूशन है तो हम उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि हम इसका वीडियो देखेंगे तो वीडियो में क्लियरली पता चलेगा कि ये किस तरह का है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे टाइट्रेशन, तो इसमें हम क्लियरली आपको मेंशन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि हमारा 25 ml HCl लिया गया है, कोनिफर फ्लास्क में आपका ट्रांसफर किया जा रहा है। आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने हमारे पास है एक एक्स नॉर्मल का सोल्यूशन दिया हुआ है जिसको हम लोगों को लेना है। तो इसको हम एक्चुअली हमें इसी का कंसंट्रेशन निकालना है, कितना कंसंट्रेशन होगा इसका। तो हम पहले इसको हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। जब हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लिए तब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अब हमें इसमें फेनोक्सिलीन ऐड कर देंगे। फेनोक्सिलीन क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि फेनोक्सिलीन इंडिकेटर होता है जो ट्रांसपेरेंट टू पिंक कलर ट्रांसफरेंस होता है, पिंक कलर में ट्रांसफर कर जाता है इन बेसिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में आपका कलर लेस होता है, जबकि बेसिक कंडीशन में वह उसका कलर होता है, पिंक कलर का होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ब्यूरेट में सॉल्वेंट पर भर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं जो हमारा NaOH सॉल्वेंट है जो ब्यूरेट में। अब उसको टाइट्रेशन करें, देखिए अब कलर आ रहा है, जैसे ही ड्रॉप ऐड हो रहा है अब कलर दिख रहा है, लेकिन वो डिसअपीयर हो रहा है क्योंकि आपका HCl कंसंट्रेशन ज्यादा है अभी, तो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता जाएगा आपका कलर बढ़ता जाएगा और फिर वो डिसअपीयर होगा। फाइनली जब आपका एंड पॉइंट आएगा तो आप क्लियरली यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपका कलर जो है आपका, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं स्टिल आपका ये कलर डिसअपीयर हो जा रहा है क्योंकि अभी भी ये बेसिक एसिडिक कंडीशन है। अब जब ये कंप्लीटली बेसिक कंडीशन होगा तो आपका यहाँ से कलर, ये कलर सोल्यूशन बन जाएगा जो कि आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या कि जैसे ही इन्होंने ऐड किया
आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ऐड किया तो आप क्लियरली देख सकते, नाउ आपका ये कलर हो गया। अब इसके बाद मतलब कि अब इसमें HCl बचा ही नहीं। अब HCl बचा नहीं तो यहाँ पूरा अब ये मीडियम बेसिक होने लगा। इस वजह से आपका फेनोल्फथालीन का जो कलर है आपका पिंक कलर होगा, क्योंकि फेनोल्फथालीन बेसिक कंडीशन में पिंक कलर शो करता है। तो ये है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड। सेम मेथड आपका जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है या कोई भी टाइट्रेशन जिसमें आपका ब्यूरेट पिपेट है, जहां इंडिकेटर यूज होता है, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना होता है। और इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं और वो हम आगे की स्लाइड्स में फिर स्लाइड्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका देख सकते हैं कि टाइप ऑफ टाइट्रेशन कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ टाइट्रेशन कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन से होते हैं? वो है आपका पहला जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है जो न्यूट्रलाइजेशन मेथड पे डिपेंड करता है। वहीं पे होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो एनायन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के जरिए हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के जरिए हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि वह क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो वहीं पे आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन अकर करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके बारे में रिडॉक्स टाइट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर आपका नेक्स्ट है कि आपका जो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जैसे हमने बताया कि पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम लेड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, तो उन दोनों को हम अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो हम प्रेसिपिटेशन मेथड से कर सकते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। वहीं पर नेक्स्ट है आयोडीड आयोडाइड और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जनरली आयोडाइड और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडो टाइट्रेशन और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपका आयोडीन यूज होता है, जबकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपका आयोडाइड आयन यूज होता है। तो वहीं पर अब हम देखेंगे, जैसे कि पहला है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है इज द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। हम एसिड को भी ले सकते हैं और बेस को भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजिंग मतलब कि एसिड और बेस जब इक्वल अमाउंट में हो, जैसे NaCl 1 नॉर्मल हो और NaOH 1 नॉर्मल सोल्यूशन हो, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे सेम वॉल्यूम में अगर मिक्स किए तो हम देखेंगे कि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ना तो उसका पीएच कितना होगा, जब न्यूट्रलाइज कंडीशन हो जाती है तो पीएच का मतलब होता है 7, पीएच 7 हो जाता है। तो हमारा ये एक पीएच डिपेंडेंट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें अगर हमारा जैसे ही न्यूट्रल पीएच कंडीशन मिलती है तो हमारा उसके बाद हम उसको न्यूट्रलाइजेशन मेथड बोलते हैं। और ये आपका एनालिसिस होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पर हम फेनोल्फथालीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि फेनोल्फथालीन क्या है, फेनोल्फथालीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है, और ये कलर पिंक कलर बेसिक कंडीशन में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक कंडीशन में वो कलरलेस होता है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में फेनोल्फथालीन एज ए इंडिकेटर यूज होता है। और आपका जैसे ही आपका सोल्यूशन का कलर जो कोनिकल फ्लास्क में हम लोग सोल्यूशन लेते हैं, उसका कलर अगर आपका कलर लेस से पिंक होता है, मतलब का आपको इंडिकेशन है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और आप उससे बता सकते हैं कि आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कितना अमाउंट आपका एसिड प्रेजेंट है इन द एसिडिक सोल्यूशन। और वहीं पर आप बेसिक इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पर आपका ब्यूरेट में आपका NaOH सोल्यूशन है जो कि बेसिक है। वहीं पर आपका इसमें आपका कोनिकल फ्लास्क में आपका एसिडिक सोल्यूशन है जो कि H+ से होता है। NaOH और H+ मिलेंगे तो वाटर बनता है। तो सिमिलर कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग जब OH और H+, जब जैसे ही हमारा OH का कंसंट्रेशन है इसके अंदर इंक्रीज करने लगता है तो ये न्यूट्रलाइज होने लगता है। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसमें हम लोग फेनोल्फथालीन पहले ही ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा जैसे जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा और उसके बाद फाइनली आपका न्यूट्रल कंडीशन मिलेगा। जैसे ही आपका न्यूट्रल कंडीशन से स्लाइटली बेसिक होगा आपका बाय एडिशन ऑफ NaOH, तो आपका यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस टू पिंक कलर। और यही आपका एंड पॉइंट इंडिकेट करता है। जैसे ही एक्सेस 1 ड्रॉप एक्सेस होगा वो आपका पिंक कलर शो करेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ कि पहले कलरलेस है, ऐड करने के बाद कलर आ रहा है, लेकिन वो कलर डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका एंड पॉइंट होगा जो pH 7 से ऊपर होगा, आपका यहाँ पे कलर शो करेगा, जो कि
आपका इंडिकेटर। और ये आपका इंडिकेटर कैसे शो करता है, क्योंकि जब कलर शो करता है तो आप देखेंगे कि आपको यू हैव टू वेट एटलीस्ट 10 सेकेंड टू फाइंड आउट वेदर दिस डिसअपियर्स। अगर ये डिसअपियर कर जाए तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट एक्चुअल कलर। लेकिन आपका जनरली आपका 10 सेकेंड्स इज एनफ टू टू गेट द इंडिकेशन पॉइंट। तो ये आपका टाइट्रेशन मेथड होता है। तो दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। वहीं पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें हम जो भी मटेरियल, जो भी एलिमेंट का आयन का डिटेक्शन करते हैं उसमें जनरली हम लोग एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को ही हम लोग यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। कैसे यूज करते हैं? जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा एक कॉम्प्लेक्स किस चीज का बनेगा? कॉम्प्लेक्स हमारा अगर मेटल आयन डिटेक्शन हमारा हो रहा है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटल आयन कितना होना चाहिए। जो मेटल आयन है वो आपका एक लिगेंड चाहिए उसके लिए जो कि कॉम्प्लेक्स बना सके, क्योंकि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो मेटल लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वही मेथड हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। जैसे कि ईडीटीए क्या है? एक कंपाउंड है जो आपका हेक्साडेंटेट कंपाउंड होता है, और ये क्या करता है आपका यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। किसके साथ? हम मोस्टली मेटल 2+ आयन के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो भी एक्वस सोल्यूशन। तो ये क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि ईडीटीए की जो स्टेबिलिटी होती है मेटल आयन 2+ कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा होती है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। इस वजह से ये इजिली ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। और ये आपका क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी वेरी हाई होती है कॉम्प्लेक्स की, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स की, इस वजह से इसको एज ए स्टैंडर्ड क्या कहते हैं मेथड, एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि कैल्शियम आयन हुआ या आयरन हुआ या मैग्नीशियम आयन हुआ, ईडीटीए इजीली बाइंड कर जाता है उनके साथ और हेक्साडेंटेट हेक्सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ईडीटीए 4- जो कि आपका उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो मैग्नीज मींस मेटल आयन जिसपे एन चार्ज है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है MEDT 4-2। अगर यहीं पे अगर कैल्शियम आयन ले तो कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है पॉजिटिव, तो CaEDT 2 -2 विल बी द कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, और जो जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है और ये आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और इस इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम एक्चुअली इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा और ये इक्विलिब्रियम हमें टाइट्रेशन में हेल्प करता है, और टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ Mn2+। और अगर हमें Mn2+ का कंसंट्रेशन पता है तो हम EDTA के कंसंट्रेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें EDTA का कंसंट्रेशन नहीं पता है तो। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका है, जैसे पहले क्या, EDTA जो है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो वो इसके साथ कंबाइन कर जाता है M के साथ, तो 6 मतलब कि 4 आपका प्लेन में आ जाते हैं, जहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्लेन में होते हैं और 2 ऑक्सीजन आपका आउट ऑफ प्लेन होता है। ये बनाता है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड, जहाँ पे आपका 4 जो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन होता है और यहाँ पे 2 जो होता है आपका नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके वजह से ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड बनता है। और होता क्या है इसमें? EDTA forms a stable complex with many metal. EDTA is used for treating heavy metal poisoning. Heavy metal को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक इट रिमूव्स lead and another heavy metal ions forming from the blood and the other bodily liquids. तो हम जनरली हेक्साडेंटेट लिगेंड को डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स यहाँ दिया हुआ है जो आपका EDTA कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ अब इसमें करते क्या है? टू कैरी आउट दिस रिएक्शन पहले हमें क्या करें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर यूज करना होगा। तो इसके लिए टू डिटरमाइन वेदर द एंड पॉइंट हैज बीन रीच्ड, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जैसे हम लोग EDTA टाइट्रेशन में एसिड जो बेसिक कंडीशन होता है, तो वहाँ उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी एसिड से बेसिक कंडीशन में आता है, तो हमारा फेनोल्फथालीन कलरलेस से कलर हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर इंडिकेटर यूज करते हैं। वो इंडिकेटर कौन से हो सकते हैं? सल्फोन इन ब्लैक हो सकता है, और वहीं पे एरोक्रोम ब्लैक टी भी हो सकता है। तो कलर चेंज शोज द इंडिकेटर हैज बीन डिस्प्लेस्ड यूजुअली बाय EDTA।
क्योंकि सबसे पहले जब हम लोग जो सॉल्यूशन है जिसका हमें अननोन सॉल्यूशन है मेटल आयन है, वह इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब वह कॉम्प्लेक्स क्या है कि अब जब हम ईडीटीए से टाइट्रेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ईडीटीए क्या है, कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो मतलब मेटल के साथ मेटल आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है जो कि मेटल इंडिकेटर बॉन्ड फॉर्मेशन से स्ट्रांग होता है। इसलिए ईडीटीए इंडिकेटर को रिप्लेस कर देगा और जैसे ही आपका कंप्लीट मेटल आयन कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, देन आपका एंड पॉइंट रीच करेगा और हम वहां पे कलर मतलब इंडिकेट एंड पॉइंट रीच करेगा और आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि आपका एंड पॉइंट आ गया, अचीव हो गया है। तो ये मेथड होते हैं आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अब हम लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फर्दर टाइट्रेशन मेथड्स क्या क्या है और किस तरह से टाइट्रेशन किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन मीन्स अननोन कंपाउंड के बारे में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं।